हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विष्णु यादव और आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु यादव। आज हम सीबीएसई के 10th क्लास का साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें कि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक, लेट्स बिगिन। आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ ही पा रहे होंगे कि मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का आपका पेपर रहता है। सब्जेक्ट साइंस, टाइम अलाउड 3 घंटे का टाइम रहता है आपके पास। ठीक है, इसमें हम सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। क्वेश्चंस 39 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन ए में 20 डिग्री 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है हमारे पास और 4 असर्शन रीजन है जो कि 20 नंबर के हैं। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क से हर एक, और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का हर एक। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक। सेक्शन ई में 3 केस स्टडी है जो कि 4 मार्क्स की है केस स्टडी। हम देखें टोटल मतलब 12 नंबर। ठीक, तो सेक्शन ए देखते हैं हम पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाई मेटल्स। मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकती हैं आप नॉर्मली, आयरन, या देख सकते हो कॉपर की वायर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकते हैं। सोनोरस होती है, आप आयरन की किसी प्लेट को गिराओगे या फिर आपने कोई भी बर्तन गिराया तो उसमें से क्या आती है, आवाज़ आती है। ठीक है, तो मतलब सोनोरस होती है नेचर में। डलनेस मतलब टाइम टू टाइम क्या होती है, डल होती चली जाती हैं। ठीक, डक्टाइलिटी मतलब कि डक्टाइलिटी का मतलब होता है कि वायर में आप उन्हें क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वायर। ठीक, तो इसका मतलब डक्टाइल भी वायर भी बन सकती हैं, सोनोरस भी होती हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होता है। बस एक ही प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो है डलनेस। ये प्रॉपर्टी नहीं होती है मेटल्स की। ठीक, आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। आप कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से जानते होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड को भी जानते होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? दोनों नॉन मेटल्स के केस में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जितना किसी एलिमेंट की बैलेंसी होगी वो उतने ही बॉन्ड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, हाइड्रोजन की बैलेंसी प्लस में होती है 1, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड पूछा है, तो जिसकी बैलेंसी 3 है वही क्या है, इसका आंसर है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन में क्या पाए जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक, काफ़ी शॉर्ट तरीका है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, दिस रिएक्शन इज नोन एज। आपके पास कार्बन चैप्टर में एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को। मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे होते हैं जो एल्कीन्स होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक, अगर मैंने इसमें क्या किया, इसमें ऐड कराए हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन करवाया है इसका इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, जो कि इस रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। इस कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना। तो इसका मतलब कि ये कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब कि एन में। ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि 2 and 6 हाइड्रोजन। ठीक, इसका नाम क्या होगा, एथ एन, और इसका नाम क्या होगा, एथ एन। मतलब आपने सेचुरेटेड से क्या कर दिया, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है, ऑप्शन तो रह गया, इस रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन हो जाता है। सिंपली आपने ऐड किए हैं तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन बोला जाएगा। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द मेटल्स इज, मेटल्स अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की, लेकिन पुअरेस्ट कौन होती है, लेड होती है हमारे पास। द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकिंग अमंग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन एज। मतलब कार्बन की जब लॉन्ग चेन बनती है, अपने आप से जुड़ते 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 लगातार एक लॉन्ग चेन बनती चली जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टी आती है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, मतलब आपस में जुड़ने की, तो ये किस में आती है, कैटिनेशन में आती है। मतलब कार्बन क्या करता है, अपने आप से क्या बनाने लग जाता है, बॉन्ड बनाने लगता है और एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है। इसको बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हमारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इधर है। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाई शेयरिंग, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाई शेयरिंग इट्स 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवेलेंट एटम्स, एग्जांपल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। मतलब कि जब 4 एटम्स अटेन कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी अटेन कर लेगा कार्बन, तो वो किस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा,
तो इसका मतलब कि कार्बन के पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए तो इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं हमारे पास, यानी कि हमारा नियॉन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज का असेंडिंग ऑर्डर बताना है। ठीक, तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उससे कम रिएक्टिव होती है मैग्नीशियम, और उससे कम रिएक्टिव होती है जिंक, और उससे कम रिएक्टिव होता है आयरन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये इमेज यहाँ पे आ गई है, ये किसी दूसरे डायग्राम की है, देखते हैं। ए फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना plants genetically similar enough to the plants already available in this fields. Which one of the following method would you suggest for this purpose? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि एक फार्मर है जो कि जेनेटिकली सिमिलर क्या उगाना चाह रहा है, जनरेशन टू जनरेशन उगाना चाह रहा है अपने प्लांट्स को, जिनमें क्या होना हो, चेंज नहीं आए। ठीक है, तो इसका मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं आने हैं, तो इसका मतलब करना है क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आना है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाई, मतलब कि हाइट ऑफ द प्लांट जो होती है वो किससे रेगुलेटेड होती है, डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाई द ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उनसे, जीन्स विच रेगुलेट द प्रोटीन्स डायरेक्टली, ऐसे जीन्स जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाई जीन, ये बेस्ट ऑप्शन है। ग्रोथ हार्मोन्स जो कि एक ऐसे एंजाइम से इन्फ्लुएंस होते हैं जो कि एक स्पेशल कोडेड जीन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए गिवन फूड चेन, एक फूड चेन है, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल इज 6 किलो जूल, मतलब कि लेवल है 1 2 3 4, 4 ट्रॉपिकल लेवल है और इस लेवल पे कितनी आई है, 6 किलो जूल आई है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी से ये होता है। व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, तो आपको पीछे पीछे एक एक जीरो जोड़ते हुए जाना है, यानी कि 60 थर्ड पे, और सेकंड पे कितनी होगी 600 जूल, और हमारे पास फर्स्ट पे कितनी होगी 6000 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब कि 6000 जूल एनर्जी किस पे होगी, प्रोड्यूसर लेवल पे हुई होगी, क्योंकि 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डायग्राम देखो, इस क्वेश्चन का था, इस एक्स का पार्ट पूछा है, ये जो एक्स पार्ट है इसका वर्क पूछा है कि इसका वर्क क्या है। द इमेज shown the excretory system in humans, what is the importance of the labeled part x in the excretory system, तो इस labeled part का क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि वो जो labeled part है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, ये यूरिन को स्टोर रखता है जब तक कि आप क्या नहीं करते, रिलीज नहीं करते यूरेथ्रा के जरिए, मतलब यूरिनेशन नहीं करते। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, इट प्रोड्यूस यूरिन, प्रोड्यूस यूरिन करने का काम किसका होता है, किडनी का है सिंपली। इट फिल्टर्स बेस्ड फ्रॉम द ब्लड, नेफ्रॉन का काम है। इट स्टोर द यूरिन टिल यूरिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इट कैरेज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द आउटसाइड, ये यूरेटर्स का काम होता है। ठीक, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, ए फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम an irregular menstrual cycle, the doctor prescribes her some hormonal tablet, which option shows that the hormone she lacks in her body is from the endocrine gland। एक फीमेल है जिसको कम हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, अबनॉर्मल है जिसकी, तो डॉक्टर ने उसे कुछ हार्मोनल टैबलेट दिए हैं, तो मतलब उस हार्मोनल टैबलेट में कौन सा हार्मोन होगा, तो आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कंट्रोल करता है फीमेल में, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to the read। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, लेकिन आप को केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके बाद में हेल्प में आएंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास असर्शन रीजन है, 4 असर्शन रीजन है। ठीक है, ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ए बी सी एंड डी। ठीक, और उसमें हम बताएंगे कि असर्शन रीजन करते कैसे हैं। ठीक, एल्कोहल्स, पहला असर्शन कह रहा है, मतलब असर्शन बात कही है किसी ने, क्या असर्शन है, एल्कोहल्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। एल्कोहल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर किसी की कंपैरिजन से ये बात कही जा रही है तो सही बात है कि एल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस होती है। ठीक, रीजन क्या है इसका, ऑल एल्कोहल्स कंटेन सिमिलर OH फंक्शनल ग्रुप, सभी अल्कोहल में क्या होता है, OH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिमिलर होता है। सही बात है, ये भी बात सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन क्या नहीं आ रही है, सही नहीं आ रही है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। असर्शन है 18,
क्लोन्स आर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी डायग्राम किसी और सब्जेक्ट उसका आ गया है टॉपिक का। असर्शन हो रहा है कि क्लोन्स ऐसी ऑफ स्प्रिंग होती हैं जिसमें ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं? क्लोन्स बनते हैं। सही बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनती है? एग्जैक्ट कॉपी बनती है। क्यों बनती है? रीजन दिया गया है, क्लोन्स हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द डीएनए एज देयर पेरेंट्स। क्योंकि क्लोन्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी रखते हैं बिल्कुल डीएनए की, जैसे कि उनके पेरेंट के पास होती है। मतलब डीएनए रिप्लाइकेशन क्या होता है? काफी ज्यादा परफेक्ट होता है विदाउट वेरिएशन। बिल्कुल सही है। दोनों बातें क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। और एक्सप्लेनेशन भी क्या कर रहा है? सही कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए। 19th है हमारे पास, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिलाई। बिलाई का फंक्शन आप जानते होंगे, वो क्या करते हैं? इनकी सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगी। रीजन है हमारे पास, द बिलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन। यानी कि बिलाई क्या करती है? इनकी एरिया को, फंक्शन बताया है, सरफेस एरिया को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। दोनों ही चीज़ें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है कि वो इसीलिए बिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला फिजिक्स का है। फिजिक्स का आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारे पास सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक, सेक्शन बी है हमारे पास, जो कि 2 नंबर का है। सेक्शन बी 2 नंबर का है। सेक्शन बी हर एक क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ऑफ द 3 मेटल्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, वाई विद हॉट वाटर एंड जेड विद स्टीम। तो आप मेटल्स को पहचाने होंगे। हमारी जो सोडियम मेटल होती है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन देती है, यानी कि एक्स क्या है? सोडियम है हमारे पास। वाई यानी कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये हमारे हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन देती है, यानी कि ये क्या हो चुकी हैं? वाई। ठीक, और जेड है जो कि स्टीम के साथ में रिएक्शन देती है, यानी एल्युमिनियम है और हमारे पास आयरन है, ये स्टीम के साथ में रिएक्शन देते हैं, यानी कि ये क्या हो गए? जेड हो गए। अब क्या बोला है इसने कि आप क्या कहिए? आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड एंड आल्सो अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के में। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? सोडियम रिएक्टिव होती है। उससे कम कौन सी है? मैग्नीशियम, या आप कैल्शियम लेना चाहें तो कैल्शियम के हिसाब से रखना पड़ेगा आपको। और फिर उससे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन सी है आपके पास? अगर आयरन है तो आयरन, और एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम। ठीक है, तीनों का केस यही रहेगा। तो यार सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम है। सोडियम कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन देती है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन देती है, और आपका जो एल्युमिनियम है वो स्टीम के साथ में रिएक्शन देती है। अगला क्वेश्चन, इसके चॉइस में भी क्वेश्चन है, चॉइस के भी क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि आपके लिए तो पता नहीं क्या चॉइस में आ जाए। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक्वा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? रीजन बताना है, अकाउंट बताना है। तो इसका मतलब यही है कि बेटा ग्लूकोज में क्या होते हैं? कोई भी मेटल नहीं है, कैटायन एनायन नहीं बनते हैं, और उसमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और जिसमें कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें क्या नहीं पास होगी? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं तीनों ही हमारे पास नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। मतलब इसमें कैटायन एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी हमारी। ठीक, सोडियम इज केप्ट इम्बर्स्ड इन केरोसिन, क्योंकि बेटा सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम क्या है? काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि अगर ये मॉइस्ट सरफेस में आई, ठीक है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आई और थोड़ी बहुत इसमें क्या लग गया? पानी लग गया, तो ये तुरंत ही क्या बन जाती है? NaOH। मतलब कि इसमें क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। तो इसका मतलब कि इसे केरोसिन में क्या रखा जाता है? इम्बर्स्ड रखा जाता है हमेशा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, 22 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से क्या मतलब है? कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं जो बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल सॉल्ट जितने भी हैं, ठीक, बाइल सॉल्ट क्या करेंगे? अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे फैट के साथ में, फैट के मॉलिक्यूल के साथ में, जब डाइजेस्ट हो रहा होगा। और आपको पता है कि बाइल कौन सीक्रेट करता है? लीवर। और स्टोर कहाँ करता है लीवर इसे? गॉल ब्लैडर में। तो यानी कि बाइल सॉल्ट फैट के साथ में चिपक जाते हैं, जो कि मेनली बाइल जूस में ही पाए जाएंगे, फैट के साथ में चिपक जाएंगे और इसको तोड़ेंगे छोटी छोटी स्ट्रक्चर में, जिसे ग्लोब्यूल्स बोल देते हैं। तो मतलब इसका इमल्सिफिकेशन क्या है? इसे क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है। क्योंकि बेटा इस पे बाद में क्या एक्ट करेगा? लाइपेज एक्ट करेगा, एंजाइम, जो कि पैनक्रियाटिक जूस से आएगा। ठीक है, और लाइपेज एंजाइम इसे कर देगा, आसानी से डाइजेस्ट कर देगा। मतलब आसानी से सेल क्या कर सके? इसे पी सके इस फैट को। इसलिए क्या होता है? इसको इमल्सीफाई करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई डज द एब्जॉर्बेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा इसका आंसर बिल्कुल ही आपके अभी देखा था विलाई वाला जो असर्शन रीजन था उसमें है, कि एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड
मेनली कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप क्या बोलते हो, विलाई। ये काफ़ी सारी स्ट्रक्चर होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं और हर विलाई अच्छे तरीके से सप्लाई होती है ब्लड वेसल से। तो मतलब ब्लड की सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़रा सी देर में न्यूट्रिशन खींच के किस में डाल दी जाती है, ब्लड में डाल दी जाती है। तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्पेशली डिजाइन है विलाई से, इसलिए एब्जॉर्बेशन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, डाइजेशन। तो पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन साइट कौन सी है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते पूरा खाना पच जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स में टू डिफरेंस बताने हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और वेन्स क्या लेके जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। पहला डिफरेंस तो यही होगा। आर्टरीज की वॉल्स क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं, लेकिन जो वेन्स की वॉल है वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, वो कैसी होती हैं आपकी, थिन होती हैं। तो इसका मतलब दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस और बताएंगे कि तीसरा डिफरेंस क्या है। अगर आर्टरीज की बात करें तो ये क्या होती हैं, इनमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन वेन्स में प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ठीक, एक और बताएंगे कि आर्टरीज में बाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो बाल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकेंगे, ये अब्सेंट होते हैं आर्टरीज में। लेकिन वहीं बात करें वेन्स की, तो वेन्स में क्या होते हैं, बाल्व्स होते हैं, मतलब बैक फ्लो को रोकने के लिए। क्योंकि बेटा एंटी ग्रेविटी ब्लड चल रहा होता है किसमें, वेन्स में। तो इसका मतलब ब्लड को नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको बैक फ्लो नहीं हो जाए, ब्लड को रोकने के लिए क्या होते हैं, बाल्स होते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। कोई से भी दो डिफरेंस आप याद रख सकते हैं सिंपली। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्टेड। आपको मिसमैच पेयर दे रखे हैं, कोई सी भी डिफाइन क्या हो सकती है, मिसमैच हो सकती है, और आपको क्या करना है, उसे करेक्ट करना है। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन को बोलते हैं हम कि जब अपर ट्रॉपिकल लेवल में आपने लोअर ट्रॉपिकल लेवल को खाया, और अपर ट्रॉपिकल लेवल में धीरे धीरे उनमें जो केमिकल्स थे लोअर ट्रॉपिकल लेवल में, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लगाए गए थे, वो धीरे धीरे आपके सेल में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं अपर ट्रॉपिकल लेवल वाले ऑर्गेनिम्स में। उस टर्म को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक्स लेवल्स ऑफ ए फूड चेन, मतलब बढ़ती हुई फूड चेन में एक्यूमुलेशन होना किसका, केमिकल्स का। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट डिफाइन है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए एनवायरनमेंट, नहीं। इकोसिस्टम बेटा, इकोसिस्टम बायोटिक तो बायोटिक होता है, लेकिन अबायोटिक भी होता है। ठीक है, जो अबायोटिक कंपोनेंट है उनको कहाँ डालोगे आप, ठीक है, जैसे सॉइल है, वाटर है, ये इन सबसे मिलके क्या बना है, बायोटिक जो लिविंग है, अबायोटिक जो नॉन लिविंग है। एक्वेरियम क्या है, तो आपका एक और मिसमैच मिल गया, मतलब कि बी वाले में मिसमैच है। एक्वेरियम क्या है, ए मैन मेड इकोसिस्टम, सही बात है। पैरासाइट क्या है, ऑर्गेनिम विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिम, नहीं, ये गलत है डिफाइन। पैरासाइट क्या होते हैं, ऑर्गेनिम विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिम बाई हार्मिंग देम या फिर किलिंग देम, बाई हार्मिंग देम। ठीक है, मतलब उनको क्या करेंगे, उनकी न्यूट्रिशन को स्टोर तो करेंगे, लेकिन बेटा हार्म भी करेंगे उन्हें साथ में, उनको बोलते हैं पैरासाइट। मतलब कि दो आपके पास क्या हो गए, मिसमैच्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द नंबर ऑफ ऑर्गेनिम रिड्यूस व्हेन वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल टू द लास्ट ट्रॉपिकल लेवल। एक ट्रॉपिकल लेवल है, मतलब एनर्जी का पिरामिड है, जब आप क्या जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसमें लोअर लेवल ट्रॉपिकल लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हो अपर ट्रॉपिकल लेवल पे, तो इसमें एनर्जी का मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिम क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। मतलब जनसंख्या क्या होती जा रही है, ऑर्गेनिम्स की कम होती जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं एक पिरामिड में, तो एनर्जी का फ्लो क्या हो जाता है, एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस होती चली हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो जब एनर्जी कम होती चली जाएगी तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिम भी क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, क्योंकि सब ऑर्गेनिम को सफिशियंट फूड नहीं मिल पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द यूटेरस व्हेन। यूटेरस में चेंजेस बताने हैं। ये कहा गया है आपसे, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड। बेटा जब इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो जाता है तो यूटेरस की वॉल क्या हो जाएगी, स्पॉन्जी हो जाएगी, थिक होने लग जाएगी, मोर एंड मोर थिक एंड बिकम्स स्पॉन्जी। लेकिन बी पूछा गया आपसे कि फीमेल गैमेट एग इज नॉट फर्टिलाइज। क्या होगा यूटेरस में चेंज जब फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होंगे। तो बेटा जब फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होगा तो इसका मतलब हार्मोनल लेवल गिरेगा फीमेल का, और 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। मतलब यूटेरस की लाइनिंग क्या होगी, ब्रेक होगी, और क्या हो जाएगी,
मेंस्ट्रुअल आ जाएगी 28 डेज के बाद। फिजिक्स का क्वेश्चन है 25, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे 26 है सेक्शन सी को देखते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है। सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 27 क्वेश्चन कह रहा है CH3COO C2H5 NaOH, ये स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन है आपकी कि ईस्टर, इसको क्या बोलते हैं आप, ईस्टर बोलते हैं। ठीक, ईस्टर की रिएक्शन किसके साथ में है, बेस के साथ में है। तो यहाँ से बेटा आपका क्या होगा CH3COO, ये यहाँ से ही जुड़ा हुआ है C2H5 से, तो C2H5 हट जाएगा और C2H5 के साथ में क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप। यानी कि एक तो आपकी क्या बन जाएगी अल्कोहल, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा Na, यानी कि इस ग्रुप के साथ में क्या जुड़ जाएगा, इतना जो ग्रुप है इसके साथ में जुड़ जाएगा Na, ये बन जाएगा CH3COO Na, यानी इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। और एक बन जाएगा आपके पास C2H5OH, जिसे आप नॉर्मली क्या बोलते हो, अल्कोहल बोलते हो, एथेनॉल बोलते हो। अगली इक्वेशन है हमारे पास C2H5ONA, C2H5O और ये H के बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ब्रेक होता है, यानी कि ये क्या बनेगा C2H5O, और इसमें क्या लग जाएगा Na, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट, यानी कि C2H5ONA, यानी कि ये बन गया सोडियम एथ ऑक्साइड, C2H2, अगला जो कंपाउंड है हमारे पास H2C डबल बॉन्ड CH2, यानी कि उसमें क्या जोड़ा है, Br2 जोड़ा गया है। सिंपली एडिशन रिएक्शन है। ठीक, आपका क्या बन जाएगा कंपाउंड CH2, आपने क्या लगा दिया, Vr लगा दिया, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि आपके पास जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उनको क्या बदला गया है, सेचुरेटेड में बदला गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा CH2, और इससे क्या लगा हुआ है Br। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। अगला क्वेश्चन, राइट बैलेंस इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, HgO, इसको आपने क्या किया है, सिंपली हीट किया है। तो ये क्या बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरी आपको पता है लिक्विड में रहती है, नॉर्मली ये सॉलिड है, वैसे तो लिक्विड में मर्क्यूरी मिलेगी आपको, और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, इसमें से उड़ जाएगी बेटा। ठीक, ये सिंपली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास जिंक कार्बोनेट अंडरगो कैल्सिनेशन, जिंक कार्बोनेट का क्या किया गया है, कैल्सिनेशन किया गया है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 का कैल्सिनेशन किया गया है। आपको पता है कैल्सिनेशन विदाउट एयर की प्रेजेंस में होता है। तो ये किस में छूट जाएगी, जिंक के ऑक्साइड में, और CO2 गैस क्या हो जाएगी, इसमें से बाहर निकल जाएगी। बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, रिडक्शन भी कर सकते हो, जिससे आपको क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, आप ले सकते हो। मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड इज हीटेड। आपको मैंने OUS और एक में अंतर समझा देते हैं। OUS कम बैलेंसी के लिए और एक ज़्यादा बैलेंसी के लिए हम लेते हैं, जब मेटल में 2 से मतलब 1 से ज़्यादा बैलेंसी का केस हो। तो क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब कि कम बैलेंसी का लेना है, यानी कि C2O। ठीक है, आपने इसके साथ में किसको मिक्स किया है, C2H को, क्यूप्रस सल्फाइड को। ये क्या बना देगा बेटा, क्यूपकॉर प्लस, ये रिड्यूस्ड कर देगी सल्फाइड से, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बाद में आपको बैलेंस भी करनी है रिएक्शन, तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि 6। ठीक, तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। हमारे पास आगे एक लेवल कराने के लिए डायग्राम है, जिसमें लेवल पार्ट पूछे गए हैं A, B, C एंड D। ओके, ए पार्ट क्या है, ये आपको पता है सेंसरी ऑर्गन से कनेक्ट है, सेंसरी से हमारे रिसेप्टर से कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी सेंसरी नर्व होगी। क्या है, सेंसरी नर्व। और आपको पता है ये बी क्या है, बी तो सबको ही पता होगा, ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करती है, वर्क करती है। सी क्या है, हमारे मोटर न्यूरॉन, जो कि इन्फॉर्मेशन को क्या करके लेके आएंगे, उधर से लेके आएंगे, जो भी रीजन रिएक्शन रहा होगा उसको क्या करके लेके आएंगे, उस इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे। और डी क्या है हमारे पास, मसल, इफेक्टरी मसल। ठीक है, ये क्या है, मसल, जिस पे आके ये क्या कर रही होगी, वर्क कर रही होगी। ठीक, ब्राइटनेस कम हो चुकी है। तो ये हमारा क्या है, लेवल डायग्राम है। अगला क्वेश्चन, ये भी कहीं से उठ के आ गया डायग्राम, पता नहीं किधर किधर भाग गए हैं। व्हाट विल हैपन इफ द इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो। ये सेकंड क्वेश्चन है सी का।
29 में पहला और 29 में दूसरा क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इफ द इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो, मतलब हमारे शरीर में अगर हमारी डाइट में आयोडीन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको पता है आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस बंद हो जाता है और एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम होगा ग्वाइटर। फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसी का डायग्राम है B1 B2 B3। 32 भी, 32 में चॉइस भी है। 33 बायो का क्वेश्चन है, 33 करते हैं। हेरिडिटी चैप्टर से एक ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डोनेटेड बाई जीजी, यानी कि ये क्या है, डोमिनेंट जीन है। ठीक है, जो कैपिटल जीजी में बने हैं वो क्या है, डोमिनेंट है, मतलब अपने आप को आगे जनरेशन में शो करेंगे। एंड ए ब्राउन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाई स्मॉल जीजी, यानी कि ये क्या है, रिसेसिव है। आर अलाउड अलाउड टू अंडरगो ए क्रॉस विद ईच अदर, मतलब इनका क्या कराया गया है, क्रॉस कराया गया है। तो लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग, आपको ऑब्जर्वेशन बता दें। कलर ऑफ स्टेम इन रियर एबर्म प्रोजनी, आपको बेटा इनके गैमेट बनाना चाहिए, क्रॉस करवाना आना चाहिए। तो इसमें 4 जनरेशन बनती हैं। इसकी पहली जनरेशन यानी एबर्म प्रोजनी में सब कैसी जनरेशन मिलेंगी आपको, ग्रीन, क्योंकि सबके पास क्या होगा, एक कैपिटल जी होगा। 4 जनरेशन मिलेंगी और सबके पास क्या होगा, एक कैपिटल जी होगा, मतलब कि ये क्या कहलाएगी आपकी, ऑल ग्रीन। तो यानी कि इसमें क्या बने हैं, कैसे स्टेम बने हैं, ऑल ग्रीन। पहला आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ग्रीन। परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स इन F2 प्रोजनी विद द प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब कि जब इनकी जनरेशन को आपस में ही क्रॉस कराया गया, इसको आपस में ही क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो इसमें क्या बनेंगे हमारे पास, कैपिटल जी मतलब प्योर ग्रीन क्या मिलते हैं, एक मिलता है, और एक क्या मिलता है, प्योर ब्राउन मिलेगा। और 2 हमारे पास कैसे मिलेंगे, 10 कलर के मिलेंगे, मतलब कि मिक्स मिलेंगे ये। तो इसका मतलब कि ये कैसे बने हैं, एक बना है। तो आपसे पूछा गया परसेंटेज, परसेंटेज में देना है, मतलब 100% जनरेशन बनी है जिसमें एक क्या है, ब्राउन है, और वही पूछा गया था, यानी कि 25%। रेशियो ऑफ कैपिटल जी जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी इन द F2 प्रोजनी, यानी कि 4 बन रही थी जनरेशन, तो एक तो कैसा बनना था आपका, ये कैपिटल जी और जी F2 प्रोजनी में, और 2 कैसे बन रहे थे आपके बेटा, जी एंड जी। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा। कुछ लोग रट्टा लगा के रखते हैं 1:2:1, ये सीधे ही लिखाते हैं, नहीं, वो आपसे रेशियो मांग किसका रहा है, पहले आप ये देख लीजिए। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कंक्लूजन पूछा है आपसे, आधे नंबर का है, तो मतलब कंक्लूजन ये लिख रहा है कि पहले क्या बनी है, सारी जनरेशन कैसी बनी है, ऑल ग्रीन जनरेशन बनी है। लेकिन बाद में जो F2 प्रोजनी है सेल्फ क्रॉस के बाद कैसी जनरेशन बनी है, जो भी आपकी बनी है, मतलब 3 ग्रीन बनी है और एक कैसी बनी है आपकी, ब्राउन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ पी प्लांट फार्मर ऑब्टेन्ड 192 सीड, फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि जिसमें आप कह लेते हो एक करेक्टर लेके चलते हो। आपको कितने सीड दिए गए हैं, 192 सीड्स दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कितने टॉल प्लांट बनेंगे और कितने डॉर्फ प्लांट बनेंगे अगर इनको बोया जाए। तो आपको पता है कि जो रेशियो रहता है F2 जनरेशन का वो कितना रहता है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, मतलब कि 3 टॉल बनते हैं। अगर एक सीड आपने लिया होगा तो कितने बनने, 3 टॉल बनेंगे उसमें से, जो F2 प्रोजनी की बात चल रही है। और एक कैसा बनेगा आपका, सॉरी टॉल क्यों, ब्राउन और ग्रीन में बात चल रही है, ब्राउन और ग्रीन में बात चल रही है, तो मतलब कि 3 कैसे बने होंगे, ग्रीन, और एक कैसा बनता है, ब्राउन, ऐसे मानो। तो 192 सीड लिए गए हैं, तो 3 कैसे बनेंगे, अरे टॉल में ही तो चल रही है, टॉल की बात चल रही है। तो मतलब 3 कैसे बने होंगे, टॉल, यानी 4 में से 3 कैसे बने, टॉल बने, और आपने सीड कितने लिए हैं, सीड कितने लिए 192। सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। 4 चौक 16 और 4 3 4 चौक 16 और 3 यानी 4 अट्ठे 32, 48 को आपसे मल्टीप्लाई कर देना है इससे, यानी कि 8 3 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, मतलब 144 प्लांट कैसे बने होंगे, टॉल बने होंगे। बचे कुछ आप 192 में से माइनस कर दीजिए बेटा, उतने ही क्या बने होंगे आपके, डॉर्फ बने होंगे। अगला सेक्शन डी है हमारे पास, सेक्शन डी हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है एक,
जिसमें हमारे क्वेश्चन तो मिक्स हो गए हैं, वैसे ये अलग अलग थे लेकिन क्या हो गए हैं, मैंने जैसे इसमें खोला मिक्स हो गए। सृष्टि हीटेड एथेनॉल विद ए कंपाउंड ए। सृष्टि ने क्या किया है, एथेनॉल को हीट किया है। एथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते होंगे C2H5OH और एक कंपाउंड ए के साथ में, ठीक। और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ ड्रॉप उसने किसकी डाली है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 की डाली है। एंड ऑब्जर्व इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी, और इसमें जो कंपाउंड बी मिला है, ये कंपाउंड बी मिला है, इसकी क्या है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। अब तो सब लोग समझ ही गए होंगे, ठीक। बी इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन वी इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब वी को, जो बी कंपाउंड मिला है, इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इट्स बैक एथेनॉल, तो इसने क्या दिया है, दोबारा से एथेनॉल बना दिया। और क्या बनाया है, एंड एक कंपाउंड सी, और एक कंपाउंड सी बनाया, एक कंपाउंड सी बनाया। आइडेंटिफाई ए एंड सी। बेटा आपको पता है एथेनॉल को अगर मैं एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा दूं, CH3COOH, एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा दूं, तो ये किस में बदल जाएगा, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड में बदल जाएगा, जिसका नाम होगा ईस्टर, C2H5OO और CH3, ठीक है। ऐसे लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो CH3COO C2H5, आप कैसे भी लिख लीजिए, कंपाउंड वही रहने वाला है। और क्या करेगा, वाटर को अलग करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, इसमें से पानी को अलग कर देगा। कंपाउंड सी पूछा गया है आपसे कि कंपाउंड सी क्या बना होगा, तो आपको बी पता चल गया। और बी के साथ में जब ये इस ईस्टर के साथ में NaOH की रिएक्शन कराते हैं, बेस की रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, दोबारा से अल्कोहल और एक कंपाउंड सी में बन जाता है, जिसका नाम होगा, यानी कि C2H5 आपने निकाल दिया, C2H5OH, तो आपके क्या बता, CH3COO बचा, उसमें क्या जोड़ना है आपको, मतलब OH ग्रुप इसको यहाँ से मिला होगा, तो बचा क्या है, Na, यानी कि Na, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। ये एक स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन है। तो आपने सी भी बता दिया कि सी क्या है, और ए भी बता दिया ए क्या है। ए एसिटिक एसिड है और सी क्या है आपका, सोप है, ठीक है। गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। कंपाउंड ए का यूज हमें देना है और बी का यूज देना है। ए का यूज आपको पता है, विनेगर मतलब छिड़का का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह करते हैं, पिकल्स वगैरह में करते हैं, अचार वगैरह में। और आप बात करें कि किसकी, ईस्टर की आप स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, तो आप पता ही कर सकते हैं कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जैसे परफ्यूम में डाल दिया गया, अगरबत्ती वगैरह में डाल दिया गया, और फ्लेवरिंग एजेंट में डाल दिया गया, ठीक है, जैसे रुआवजा वगैरह जो होता है, उनमें खुशबू के लिए आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम द रिएक्शन। आपने ऊपर रिएक्शन भी लिखी है, नीचे रिएक्शन भी आपकी लिखी हुई है। नीचे वाली रिएक्शन को आप बोलते हो स्पॉनिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि बेटा इसमें क्या बनना है, सोप बनना है, सोप बनना है। और अगर ऊपर वाली रिएक्शन को आप बोलें तो उसको बोलेंगे ईस्ट्रीफिकेशन, क्योंकि आपने उसमें क्या बनाया है, ईस्टर बनाया है, ईस्ट्रीफिकेशन, ठीक। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही हमारे कंपाउंड है और काफ़ी ज़्यादा मेन रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को तो मान के चलिए कि ये बोर्ड में 100% आती है, पूछी जाती है, हमारे हर साल पूछी जाती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमारे पास चॉइस में अगर क्वेश्चन होता तो देखो हम ये वाला क्वेश्चन करते, काफ़ी अच्छा है और उससे ज़्यादा सरल है। व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद एथेनॉल, एथेनॉल एट 443 केल्विन। हर साल रिपीट होना है इस क्वेश्चन को। गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी कि आप एथेनॉल को क्या कर रहे हो, C2H5OH को हीट कर रहे हो, लेकिन आपने प्रेजेंस किसकी ली है, H2SO4 की ली है, और टेम्परेचर कितना रखा है, 443 केल्विन। तो बेटा जब भी आप H2SO4 क्या कंसनट्रेटेड है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, वाटर को निकलवाएगा यहाँ से। तो आप ही सोचो, जब यहाँ से OH और एक H निकल गया, HOH निकल गया, मतलब H2O निकल गया, H2O निकल गया, तो बचा क्या, C2H4 और ये किसका फॉर्मूला है, CnH2n, यानी कि दुगना, यानी कि एथीन, तो यानी कि एथीन बनेगा आपका, ठीक। रीशु बाई मिस्टेक बी है, इसमें जुड़ गए हैं ये क्वेश्चन। रीशु बाई मिस्टेक फॉरगेट टू लेवल द 2 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। 2 टेस्ट ट्यूब हैं, रीशु क्या कर गई हैं, भूल गई हैं उन्हें कि कौन सी एथेनॉल है, कौन सी एथेनोइक एसिड है। एक एक्सपेरिमेंट बताइए करेक्टली कि क्या करते हैं, आप बता दें कि कौन सी एथेनोइक एसिड है और कौन सी एथेनॉल है। सिंपली 2 रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन से ही बता सकते हैं, लिटमस पेपर से भी बता सकते हैं, क्योंकि बेटा एथेनॉल का कोई कलर नहीं आता है, लेकिन एथेनोइक एसिड क्या देगा, कलर देगा, ऐसे भी बता सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल फंडा है कि आप क्या करिए, सिंपली इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, एथेनॉल की रिएक्शन
एथेनॉल की रिएक्शन आप कार्बोनेट के साथ में करा दीजिए। ठीक, इसकी कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन आप कराओगे, सीधी बात है, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। ऐसे ही हमने क्या करा दिया, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करा दी, मतलब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में आप कराओगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा जिसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, और आपका क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, यानी कि एथेनोइक एसिड के साथ में क्या बनेगा। आपको पता है एसिड के साथ में अलग रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट की, और जो OH ग्रुप है, मतलब OH तो नहीं है लेकिन एथेनॉल के साथ में अलग रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी। ओ ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी, मतलब पार्ट सी आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे होंगे, ये देखिए ए पार्ट आपको पता है, ए पार्ट क्या है, पोलन ग्रेन है, बी पार्ट क्या है, स्टिग्मा है, सी पार्ट क्या है, पोलन ट्यूब है, और डी पार्ट क्या है, या तो ओवरी पे टिक किया होगा क्योंकि अंदर जाके टिक ब्लैक हो गया है, या फिर ओव्यूल्स पे। यहाँ पे दो ही चीज मिलती हैं, ओव्यूल्स या ओवरी। आपके केस, आपके जो कोर्स है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वैसे तो मिलती तो बहुत चीजें, सिनर्गिड वगैरह, सेल वगैरह काफी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब कि आपको बताना है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी, पोलन ट्यूब का काम बताना है। पार्ट सी क्या है, पोलन ट्यूब है, तो पोलन ट्यूब क्या करती है, पोलन ट्यूब की मदद से बेटा मेल गैमेट नीचे उतर के आएगा, फीमेल गैमेट को क्या करेगा, फर्टिलाइज। अगला है व्हाट हैपन्स टू द पार्ट डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डी पार्ट कौन सा है, यानी ओवरी या फिर ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, इनमें से कोई हो सकता है। अगर ओवरी है तो ओवरी किस में बदल जाएगी, फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपको पता होगा। अगर ओव्यूल्स है तो वो किस में बदल जाएंगे, सीड में बदल जाएंगे। सिर्फ यही दोनों चेंजेस हैं। राइट टू एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या बतानी है आपको, एडवांटेज बताने हैं दो। एक एडवांटेज ये रहता है कि इसमें जो सीड नहीं दे सकते, जो प्लांट क्या नहीं दे सकते, सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, उन्हें उगा सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें क्या चाहिए आपको, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट उगाए जाते हैं उसमें प्रोजनी क्या आ जाती है, जल्दी आ जाती है, मतलब फ्रूट वगैरह क्या आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, फ्रूट वगैरह क्या आ जाते हैं, अर्लियर आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। ठीक, तो ये दो एडवांटेज है। ठीक, वैसे तो और भी एडवांटेज है। डेमोन्स्ट्रेटेड द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको इतना बता सकता हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, जब एक ही उस पे दोनों मेल और फीमेल फ्लावर लगे हुए हों एक ही प्लांट पे, तो क्या करेगा, ये कुछ को क्या कर लेगा, सेल्फ पॉलिनेट कर लेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलोगे। लेकिन अगर इसके पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फीमेल को क्या कर दें, फिर यहाँ से फीमेल, यहाँ से मेल से क्या गए, पोलन ग्रेन उड़ के इस वाले फ्लावर के पास चले गए और यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन किया, तो इसको बोलेंगे आप क्रॉस पॉलिनेशन, इसको बोलेंगे आप सेल्फ पॉलिनेशन। इसने क्या किया है, सेल्फ पॉलिनेशन किया है, और ये उड़ के गए हैं तो इसने क्या किया है, क्रॉस पॉलिनेशन किया है। राइट वन एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओवर क्रॉस पॉलिनेशन। एक एडवांटेज बताना है सेल्फ पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बनती है, प्रोजनी। प्रोजनी कैसी बनेंगी, प्योर, एकदम प्योर प्रोजनी आएगी। इसका मतलब ये क्या है, आपका एडवांटेज है। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी कि दो चार फ्रूटों की क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए प्लांटों की। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, ऑप्शन में हमारे पास ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑक्सिन का वर्क क्या रहता है आपका, ये क्या कराएगा, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। ठीक, साइटोकाइनिन क्या करवाएगा, सेल की ग्रोथ करवाएगा, सेल की, मतलब सॉरी, साइटोकाइनिन क्या करवाएगा, प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को, प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या होता है, फास्ट होता है। अगर साइटोकाइनिन रिलीज होता है तो ऑक्सिन क्या करता है, इलोंगेशन करवाता है स्टेम का। आपको पता है सीडी साइड में चला जाता है और क्या करवाएगा वहाँ पर, ये भी सेल डिवीजन को ही वर्क देगा, तभी प्रोडक्शन, मतलब जो स्टेम है उसकी हाइट बढ़ेगी। हाउ द एड्रेनलिन हार्मोन हेल्प इन कॉपिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशन। एड्रेनलिन हार्मोन कैसे वर्क करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो इसका मतलब कि ये क्या करेगा, आपके इंक्रीज कर देगा क्या, हार्ट रेट, हार्ट रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दूसरा, अगर ये क्या कर देगा, आपका बीपी बढ़ा देगा। ठीक, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये क्या होती है, इसकी स्ट्रेसफुल फैक्टर, मतलब सीधा सीधा फंक्शन पूछा है किसका, एड्रेनलिन का। ड्रॉ द सिस्टमेटिक पाथवे ऑफ द इजेक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब जब स्पर्म क्या होगा, इजेक्ट होगा, तो उसका सिस्टमेटिक पाथवे बनाना है। ठीक है, तो पाथवे क्या होगा सिस्टमेटिक, जो टेस्टिस है, टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस से कहाँ जाएगा आपका, वाज डिफरेंस से जाएगा आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है,
और यूरेथ्रा से आउट। यही है। कॉमन डक्ट भी बोल सकते हैं, कॉमन यूरिनरी डक्ट या यूरोजेनिटल डक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले रहती है और फिर वो यूरेथ्रा में जाके खुलती है। अगला है हमारे पास, ये सब हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मदद ही होगी। सेक्शन ई हमारे पास आपको पता है केस स्टडी है, ठीक है, नॉर्मल सी केस स्टडी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेम द केमिकल प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड है। अगर किसी मेटल का ऑक्साइड है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड है, ये जिंक का नहीं, किसी भी मेटल का, आपको क्या करना है, इससे क्या करनी है, प्योर मेटल निकालनी है। तो आप इसका में क्या करोगे, आप रिडक्शन प्रोसेस करोगे। इसमें क्या कर दोगे, आप रिडक्शन प्रोसेस कर दोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी बोल सकते हो आप, वो भी कर सकते हो। आप सिंपली रिडक्शन कर सकते हो और इसमें से क्या मिल जाएगी, आपको प्योर मेटल मिल जाएगी। बी क्वेश्चन है हमारे पास, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है, तो नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज। तो आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लोगे बेटा, जो मेटल की आपको क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ती है, उसी का आप क्या लोगे, इलेक्ट्रोलाइट लोगे, मतलब कि सॉल्यूशन लोगे। यानी कि Cu की करनी है तो CuSO4 लोगे, Zn की करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो ZnSO4 लोगे। तो ये जिसका आपको जिस मेटल का आपको क्या करना हो, रिफाइनिंग करनी हो, उसी का क्या लोगे आप, सॉल्यूशन लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए नीट एंड लेबल्ड डायग्राम फॉर द रिफाइनिंग ऑफ प्योर कॉपर मेटल फ्रॉम इम्प्योर कॉपर मेटल। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक, जैसा भी बनता है मुझसे। ये हमने क्या लगाया, कैथोड एनोड लगाया। आपको पता है ये प्लस है बड़ा वाला और छोटा वाला क्या रहता है, माइनस। माइनस वाले को आप कैथोड बोलते हो, प्लस वाले को एनोड बोलते हो। एनोड वाली रोड क्या लेते हैं हम, इम्प्योर कॉपर की लेते हैं। इस पे क्या है, इम्प्योर कॉपर है, आई कॉपर लिख देता हूँ मैं, इम्प्योर कॉपर। और जो ये जो है माइनस वाली कैथोड वाली कैसी है हमारी, प्योर कॉपर, ठीक है, पी कॉपर, ठीक। तो आपको पता है इम्प्योर वाली कैसी होगी, मोटी होगी, और जो प्योर कॉपर वाली होगी पतली होगी। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक भर लिया किसका, कॉपर का ही भर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जिस कॉपर का आपको क्या करना हो, सॉरी जिस मेटल का आपको क्या करना हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी हो, उसी का क्या लेते हैं आप, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो आप जैसे ही क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो बेटा इसमें क्या होगी, प्योर मेटल आपको कहाँ मिलेगी, कॉपर जो प्योर मेटल होगी वो कैथोड पे मिलेगी, इधर को जा रही होगी, ठीक है। और इम्प्योर मेटल जो आ रही होगी, मतलब कॉपर कहाँ आ रही होगी, इस सल्फेट में आ रही होगी, सल्फेट सॉल्यूशन में, और सल्फेट सॉल्यूशन से कहाँ जा रही होगी, कैथोड पे जा रही होगी। और जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी इम्प्योरिटी होगी, इसमें एक नीचे इकट्ठा होने लग जाएगी एनोड पॉइंट के नीचे, SO4 के साथ में मिलकर, जिसको आप बोलते हो एनोड मड। एनोड मड काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ज़्यादातर केसेस में पूछा गया है, हर साल ज़्यादातर पूछा ही जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। तो आप 100% इसको क्या रखिए, तैयार ही रखिए। अगला चॉइस में भी क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस एट द केमिकल इक्वेशन। जब आपने क्या किया, केमिकल इक्वेशन ही लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, आप समझ जाएंगे। आपने क्या किया, कैल्शियम को वाटर में डाला, तो आपको पता है ये COH का उल्टवाइज प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाली है। कैल्शियम इतनी हल्की मेटल होती है कि ये हाइड्रोजन के बबल्स क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, इससे हाइड्रोजन की बबल्स क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और इसे क्या कराएंगे, ऊपर की तरफ फ्लोट करवाएंगे। तो यही आंसर है इसका, कि हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द कैल्शियम मेटल एंड हेल्प इन फ्लोटिंग द मेटल ऑन द वाटर या इन द वाटर, जैसे भी आप कहना चाहें। अगला है हमारे पास केस स्टडी है, दोबारा से हम नहीं पढ़ेंगे, बायो की केस स्टडी है। ऑर्गेनिम्स विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल विदाउट किलिंग देम। विदाउट किलिंग देम क्या रहा है, तो सिंपली आपके क्या होगा, हेट्रोट्रॉप्स होगा, ठीक। बेटा सेप्रोट्रॉप्स क्या रहते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, पैरासाइट आपके किलिंग करके लेते हैं या फिर हार्म करके लेते हैं। और ऑटोट्रॉप्स की न्यूट्रिशन तो ये होती नहीं है, ये किसी से न्यूट्रिशन लेते नहीं थे, तो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द अमीबा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। मतलब अमीबा का क्या पूछा है, पेट पूछा है, तो अमीबा का पेट कौन सा होता है, फूड वैक्यूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल होता है फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल होते हैं, जो कि क्या है, ब्रेड माउल्ड। टेकिंग इन होल मटेरियल एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनसाइड द बॉडी इज। ऐसी न्यूट्रिशन पूछिए जिसमें क्या हो कि ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा खाना अंदर शरीर में ले जाता है और फिर स्पेशल ऑर्गन्स में क्या करता है, उसे धीरे धीरे पचाता है या तोड़ता है। तो ऐसी न्यूट्रिशन को आप क्या बोलते हो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हो।
अगली आपके पास फिजिक्स की केस स्टडी है, आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी लोग 10th में हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो है, आपके ज़रूर काम में आने वाली है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके फंस नहीं है यहाँ से। थैंक यू।